बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा छठा लेक्चर है 11th बायोलॉजी का। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ साइटोस्केलेटन, द सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों तो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन साइटोस्केलेटन इज़ नॉट द ऑर्गेनल ऑफ द सेल, पर ये सेल के अंदर होते हैं। बेसिकली अगर हम आम जुबान में कहें तो साइटोस्केलेटन को हम सेल का ढांचा कह देते हैं। सेल का ढांचे से मुराद ये है कि फ़र्ज़ किया अगर ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इस पूरे के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स तो होंगे ही होंगे, बहुत सारे डिफरेंट धागों का एक नेटवर्क होगा ये। और अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन में बयान करूं तो ये ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फ़र्ज़ किया मैं आपके सामने इतना काट के बयान कर रहा हूँ, ये ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नीचे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मतलब ये न्यूक्लियस है, ये कोई और ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रियन है, ये गोल्जी है, इस तरह और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और उनके दरमियान में ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये मुख्तलिफ रस्सियाँ लगी हुई हैं सेल के अंदर, यानी सेल का एक ढांचा है जो कि सेल की शेप बनाता है। अगर हम डिफाइन, ये तो मैंने आपको बता दिया, डिफाइन करें तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड एक तीसरी चीज होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दरमियाने साइज के, ठीक है, जो कि सेल के अंदर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप, मूवमेंट एंड डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। और भी वजह हैं, हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा इस तरह देता हूँ कि अगर हमारे पास ये कमरा है और ये एक सेल है और इसकी दीवारें बड़ी नाजुक हैं, कोई ईंटें नहीं हैं, कोई नॉर्मल नाजुक सी दीवारें हैं, तो इस कमरे की इस दीवार से आपने एक रस्सी इधर दीवार के साथ बांधी हुई है, इधर की एक रस्सी इधर के साथ बांधी हुई, बहुत सारी रस्सियाँ इधर टेढ़ी मेढ़ी सीधी सीधी ऊपर नीचे लगी हुई हैं, जो कि अगर आपने इस कमरे में वहाँ कुर्सी रखी हुई है तो वो वहाँ पे ही है, जो दूसरी चीज़ है फुटबॉल रखा हुआ है तो वो यहाँ पे है, कोई और चीज़ यहाँ ग्लास रखा हुआ है तो वो यहाँ पे है, कोई और चीज़, ठीक है ना। हर चीज़ को उस रस्सियों ने अपनी जगह पे इस कमरे के अंदर रखा हुआ, और वो रस्सियाँ जब तक रहेंगी सेल उसी शेप में रहेगा, सेल की शेप नहीं बदलेगी। ये आम तौर पे अगर आप समझें कि इस कमरे के अंदर इतने जाले लग गए हैं कि ये कमरा भर गया है, और वो जाले इतने मजबूत हैं कि टूट नहीं सकते। अब आप उन जालों को इमेजिन करें और समझें कि वो साइटोस्केलेटन है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप, मूवमेंट विद इन द सेल एंड डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट जो है मोबाइल ऑर्गेनल्स लाइक फ्लैजुलम, लाइक सीलिया, हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा ये बेसिक बात तो समझ आ गई। अब असल में इसमें होती हैं 3 तरह की चीज़ें, और तीनों तरह की चीज़ें अपना अपना काम करती हैं, और मेरा मकसद आपके सामने वो तीनों चीज़ों को बताना है, और उन तीनों चीज़ों के जो काम है वो एक्सप्लेन करूंगा, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि टोटल साइटोस्केलेटन क्या क्या काम करता है। ठीक है जी। सबसे पहली जो उसमें में ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। याद रखें, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और ये ऐसे सेल हैं, ये समझे आप होलो सिलेंडर है। सिलेंडर क्या चीज़ होती है जो अंदर से खाली हो, सिलेंड्रिकल, एक पाइप नुमा, पाइप के अंदर से जगह होती है ना, ल्यूमेन उसका सिलेंड्रिकल। बेटा नूर खदीजा किसे कहते हैं? पाइप को, सही है। तो उसमें एक पाइप होता है असल में। तो याद रखें, ये इधर देखें, इधर ये इस तरह के सिलेंडर होते हैं, इस तरह के, समझ रहे हैं? यानी अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो ये एक पेज है अगर मेरे पास, और इस पेज का ये एक पाइप बन गया, और ये बेसिकली एक, यार ये पकड़ना, ये एक सिलेंडर है, सही है। और ये ट्यूबुलिन भी
इसी तरह के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से इस तरह बने होते हैं। असल में ये इस तरह रैप करती है, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। समझ गए ना आप बात को? यानी इस तरह से अब इसको एक लंबी पट्टी हो ना इस तरह, तो उसको मैं समझा देता होता हूँ इस तरह से। यानी आप ये समझें कि ये देखिए, समझ रहे हैं? यानी ये लंबी पट्टी को मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये देखो, इट्स लाइक दिस। यानी अब ये बनेगा, ऐसे ही बनेगा, दांत मत निकालो। ये देखिए, इट्स लाइक दिस। ये ट्यूबुलिन चल रही है, ठीक है, ये वाली, और वो इस तरह एक अपने ही गिर्द लपेट के एक सिलेंडर बनता जा रहा है। ये इस तरह से, वो सीधा बना देते तो फिर इतना सा बनता है, लेकिन ये इस तरह से है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये है जी बेसिकली सिलेंडर। और अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो बेसिकली इट्स लाइक दिस। अगर यानी ये देखें आप, लेकिन ये पूरा ऐसे ऐसे है, समझ रहे हैं ना? ये एक सिलेंडर है जो इसके अंदर से सामान इस तरह निकल, ये जुड़े हुए हैं जिस तरह आप ईंटों की एक गोल सुरंग बना लें वैसे, ठीक है जी। और इनका डायामीटर होता है तकरीबन कोई 25 नैनोमीटर के करीब। थोड़ा सा इधर ही बना देते हैं, 25 नैनोमीटर, सही है, क्योंकि इधर फंक्शन लिखने हैं, सही है ना जी। तो इनके आम तौर पे याद रखें, ये बड़ा काम करते हैं सेल के अंदर। सबसे पहला जो इनका काम होता है ना, बहुत सारे ऐसे सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल सीलिया, फॉर एग्जांपल फ्लैजेला, फॉर एग्जांपल बेसल बॉडीज, और बहुत सारी चीज़ें वो इनसे ही बनती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से ही बनती हैं। तो ये उनका पहला अहम तरीन काम हो गया। दूसरा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने गौर किया होगा तो जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब एक सेल क्या करता था, डिवीजन, सेल डिवीजन जब होती है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं इधर से भी और इधर से भी, जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और फिर उसको अलग-अलग करते हैं। यानी ये एक सेल है, फर्ज किया तो उसके एक सेंट्रियोल इधर है, एक सेंट्रियोल का पेयर इधर है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम खड़े हुए हैं। ये मैं माइटोसिस बना रहा हूँ आपके सामने, तो एक धागा इधर से लगेगा, एक धागा इधर से लगेगा, इस तरह से। तो ये जो सारे धागे हैं बेसिकली ये हैं माइक्रो, इनका नाम काइनेटोकोर फाइबर होता है, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग। इसका मतलब ये जो प्लेट बनी है इसे स्पिंडल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि सेल की डिवीजन में स्पिंडल फॉर्मेशन के दौरान पहला रोल इनका ये था, और दूसरा रोल क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तीसरा भी इनका एक रोल होता है, वो क्या है? वो तीसरा रोल ये है बेटा कि अमेबा वगैरह है ना, सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो इस तरह से, फर्ज किया ये देखें आप, खैर वो माइक्रोफिलामेंट्स वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये भी उनमें थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, सही है। वो क्या होती है कि वैसे तो वो माइक्रोफिलामेंट्स का खैर इस एग्जांपल को हम पढ़ेंगे भी वहीं पे, क्योंकि उसमें भी तो कोई एग्जांपल देनी है कि नहीं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आपको पता चल गया। इसके अंदर अगर कोई और बात है तो वो हमने बात कर ली। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात थी, वो मुझे भूल गई, वो होती है मूवमेंट विद इन द सेल। एक चीज़ होती है कि सेल की शेप चेंज करना, एक होती है मूवमेंट विद इन द सेल। विद इन द सेल मूवमेंट का मतलब ये है कि बेटा फर्ज किया ये सेल है और यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ से गोल्जी ऑपरेटस है, और गोल्जी ऑपरेटस की एक ये वाली वेजिकल है जिसने इस मेम्ब्रेन तक जाना है, या फर्ज किया उसने यहाँ से निकलना है, ये वेजिकल है गोल्जी वेजिकल, इसने यहाँ से निकलना है। तो ये जो गोल्जी वेजिकल है ना, ये बेटा एक चीज़ के ऊपर सवार हो जाती है और उसे मोटर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर प्रोटीन।
वो मोटर प्रोटीन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ऊपर चल 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 के इसको मेम्ब्रेन तक पहुंचा देती है। यानी मोटर प्रोटीन्स बेसिकली, उसकी टांगें नहीं होती ये ना समझे, लेकिन वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के नेटवर्क के ऊपर से गुजर गुजर के उसको मेम्ब्रेन तक पहुंचाती है। यानी सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं साइक्लोसिस की या और मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स, वो ये काम करते हैं। साइक्लोसिस की मूवमेंट्स क्या होती हैं? कई दफ़ा सेल के एक ऑर्गेनल ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो वो भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ मूव करते हैं। बेटा समझ आ गई? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन आपने पढ़े। मूवमेंट विद इन द सेल, नंबर वन उससे सीलिया फ्लैजेला बनते हैं, और नंबर 3 जब सेल की डिवीजन होती है तो स्पिंडल फॉर्मेशन में ये अहम रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं एक दूसरी चीज के ऊपर जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। क्या है जी? देखना ये इसमें आ रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत थोड़े से डायमीटर में छोटे होते हैं, और ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। लेकिन एक्टिन प्रोटीन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये 2 चेन्स के बने होते हैं। एक चेन ये है, और वो दोनों चेन्स एक दूसरे के गिर्द जिस तरह डीएनए नहीं होता उस तरह क्वाइल हुई हुई होती है। सही है? और हर चेन फर्दर किया, ये सारी एक्टिन है। ये जो मैं नीले नीले छोटे छोटे गोल दायरे बना रहा हूं ना, ये क्या है? ये एक्टिन है। इनको कहते हैं एक्टिन मोनोमर्स। क्या कहते हैं? एक्टिन मोनोमर्स। ये बेसिकली एक्टिन प्रोटीन के इस तरह के धागे हैं जो कि ये सारी एक लंबी बनती है एक्टिन प्रोटीन का धागा, जिसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। सही है? माइक्रोफिलामेंट का जो मेन अहम तरीन काम होता है वो होता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ द सेल। ये एक अमेबा है बेटा, और आपको पता है अमेबा अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अपना सारे का सारा साइटोप्लाज्म एक तरफ शिफ्ट कर लेता है ना, जिसको हम सूडोपोडियम कहते हैं। याद नहीं है? फाल्स फुट, सूडो मतलब झूठा मोटा, जिस तरह तू एक झूठा मोटा इंसान है, तो सूडो मतलब फाल्स, पोडियम मतलब पैर, फाल्स फुट। सही है? तो होता क्या है कि जो बेटा इसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो आमतौर पे फर्ज किया वो यहां तक है, ठीक है, और अब वो अचानक इतने लंबे हो जाते हैं। सही है? जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारे की सारी मेम्ब्रेन किधर चली जाती है? यहां तक, और फिर सारे का सारा साइटोप्लाज्म भी यहां तक आ जाता है, और अमेबा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। समझ गए ना? यानी जिस तरफ को पैर बढ़ाना है उस तरफ को माइक्रोफिलामेंट्स उस तरफ को मूव करते हैं। वो जब आगे तक वहां पहुंच जाते हैं तो फिर सारे का सारा साइटोप्लाज्म उस तरफ को शिफ्ट करता है। आप लोग आ जाएं, बैठ जाएं। वो उस तरफ को शिफ्ट करता है और पूरे का पूरा सेल जो है वो दूसरी तरफ मूव कर जाता है। इसको हम कहते हैं जी फाल्स फुट या माइक्रोफिलामेंट्स का ये फंक्शन है। दूसरे नंबर पे, आखिरी जो नंबर पे जो है, दे आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब आप इन तीनों का रोल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं उनका ये रोल होता है, दे आर, अच्छा, इनका साइज तकरीबन होता है 7 नैनोमीटर तक, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो बिल्कुल इस तरह की सीधी अच्छा, वो कोई फिक्स खास प्रोटीन के नहीं होते। आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं केराटिन के हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, और वो काफ़ी सारी प्रोटीन्स के एक, आप लोग इधर आ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, तो उसकी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स से बने होते हैं। सही है? और इनका जो साइज है वो तकरीबन अबाउट 10 नैनोमीटर के बराबर होता है, और दे आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व। ये भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये तेज मूवमेंट करते हैं सेल के अंदर, और ये स्लो मूवमेंट, और ये आमतौर पे मेंटेन करते हैं। इनका फंक्शन होता है मेंटेनिंग द सेल शेप एंड स्टेबिलिटी। आमतौर पे होता क्या है, ये छोटे छोटे धागे होते हैं जो उन ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिन्होंने मूव नहीं करना होता।
जिन्होंने मूव करना होता है वो तो मायोसिन के ऊपर मूव कर जाते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर मूव कर जाते हैं, लेकिन जिन्होंने मूव नहीं करना होता ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। ये है जी साइटोस्केलेटन का फंक्शन। अब हम अगले दो ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं जी सेंट्रियोल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रियोल्स जो है वो बेसिकली अगर आप ये देखें ना तो याद रखें, पहले डेफिनेशन से नहीं, पहले हम ये देखें कि जो भी सेल होता है ना, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, और ये सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसकी मेम्ब्रेन के गिर्द एक पेयर होता है इनका सेंट्रियोल्स का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। अगर हम डिफाइन करें तो आप ये लिखेंगे, दीज आर द टू सेट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स of microtubules arranged in at right angle to each other around the nuclear envelope। देखें, न्यूक्लियर इन्वेलप के गिर्द एक सेटअप और दूसरा सेटअप अरेंज्ड एट राइट एंगल, 90 का एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं। सही है। आमतौर पे क्या होता है, ये एक गौर करें आप, तो ये है एक माइक्रोट्यूब्यूल फर्ज किया। सही है। ये है 2 माइक्रोट्यूब्यूल और ये 3 जोड़ के तो एक बना, जिसको हमने एक ट्रिपलेट कहा। इस तरह के 9 ट्रिपलेट होते हैं जो कि इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इस तरह राउंड राउंड बने होते हैं। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह देते हैं, ये एक बेटा जब हम बचपन में होते थे तो ये जो बोतल पीने वाला स्ट्रॉ होता है, इन स्ट्रॉज को हम जोड़ के एक दूसरे के साथ तो एक और पाइप बनाते थे। यानी ये तो खुद तो पाइप है ही है, समझे, ये एक पाइप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक ट्रिपलेट हो गया, इस तरह चौथा, पांचवा, छठा, चौथा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ के हम एक और पाइप बनाया करते थे। इनको एल्फी की मदद से जोड़ा जा सकता है या किसी और चीज, गूंद तो नहीं, वो UHU जो मिलती उसकी मदद से जोड़ लेते थे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सिलेंडर बनता है जो खुद, यानी एक ऐसा पाइप जो खुद पाइपों का बना है, और वो जो छोटे छोटे पाइप हैं बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और वो इसको हम कहते हैं 9+3 अरेंजमेंट। समझ गए कि भाई, या 9+ का नाम भी बोले तो 9-3 अरेंजमेंट, यानी माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब ये होगा, अंडरस्टूड है कि ये कौन सी प्रोटीन के बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। सही है जी। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। फंक्शन क्या है, सीधी सीधी गल पे आ जाती है। मेन जो इनका फंक्शन है ना, याद रखें, दे आर फंक्शन क्या है, यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले ये डिवाइड होते हैं और ये उसकी दोनों साइडों पे चले जाते हैं, 2 पोल्स पे चले जाते हैं। पता है ना, एक बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम, दूसरा भी अलग अलग, ये दोनों को मिला के सेंट्रोसोम कहते हैं। तो जब सेल डिवाइड होता है तो ये भी डिवाइड होते हैं सबसे पहले, और ये 2 पेयर बना देते हैं, एक पेयर इधर चल जाता है और एक पेयर इधर चल जाता है। फिर इनसे धागे निकलते हैं, तो आप ये लिखेंगे, दे आर इन्वॉल्व्ड इन स्पिंडल फॉर्मेशन। वो जो स्पिंडल के धागे निकले थे वो असल में इनसे निकले थे, इन्हीं से निकले थे, ये वाले ये है। समझ आ गई बात की? अच्छा, यहां तक मुझे एक बात याद आ गई, सेल डिवीजन से मुझे भूल गया था। माइक्रोफिलामेंट का एक और फंक्शन भी होता है। आपने एक बात की थी कि सर जब आप 9th क्लास में थे कि जब सेल का जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, तो आपने पढ़ा था सर सेल इस तरह दरमियान से ऐसे ऐसे उसके अंदर एक क्लीवेज फ्रो बनता है, एक अंदर की तरफ डिप्रेशन बनता है, बेटा पढ़ा था ना। वो भी माइक्रोफिलामेंट्स बनाते हैं। द क्लीवेज फ्रो formed during cytokinesis of the cell that is also formed by माइक्रोफिलामेंट। ये याद रखना है, किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज है
कि सेंट्रियोल्स के बारे में बस इतना ही है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, तो बस इतना ही है, ठीक है। अब आखिरी बात पे आते हैं, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन one of the most, not the most, but one of the most important organelles of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, आमतौर पे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। सेल को एनर्जी जितनी चाहिए होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इधर देखो बीबी, माइटोकॉन्ड्रिया इधर, माइटोकॉन्ड्रिया ही वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सही है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में तो होंगे ही नहीं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होंगे मेम्ब्रेन। इनकी जो मेम्ब्रेन है दो होती हैं, ये होती है, इसको कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन OMM, और जो अंदर वाली है दैट इज कॉल्ड एज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन IMM, सही है जी। ये जो मेम्ब्रेन है इनकी स्ट्रक्चर तो वही होगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक थी, तो उनकी जनरल स्ट्रक्चर सारी सेम होती हैं, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट आती है कि ये जो आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, स्मूथ, पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड करती है। अगर इसको एक 2D के अंदर बनाया जाए तो वो इस तरह से डायग्राम बनेगी, ये सीधी सीधी है और ये इस तरह, इट्स लाइक दिस, सही है। और ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं, ये जो इसकी फोल्ड्स हैं ये वाले, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है दैट फॉर्म फोल्ड्स, और एक को हम कहते हैं क्रिस्टा और एक से ज्यादा को कहते हैं क्रिस्टाए या क्रिस्टी, ठीक है जी, समझ आ गई। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फोल्ड्स formed by inner mitochondrial membrane within the mitochondrial matrix, they are called as the cristae, ठीक है जी। और माइटोकॉन्ड्रिया की शेप बिल्कुल इस तरह की नहीं होती, कुछ में ये ऐसे भी होते हैं, ये ऐसे, ये भी माइटोकॉन्ड्रियन की शेप हो सकती है, कुछ में ये राउंड भी हो सकते हैं। their shape, their number depends upon the type of the cell in which they are present। Muscle cell have a large number of mitochondria because muscle cell have to use and produce a lot of energy। तो काम जो कर रहे हैं ना आप, तो ये आपको पता चल गया कि अब ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर यहाँ छोटे छोटे दाने की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो इस तरह ये बनाए। इनमें से एक को मैं बनाऊं तो समझिए आप, वो ये है, इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। They contain certain enzymes which are involved in different reactions। उसके वो अभी हमारा मौजूए बहस नहीं है, सही है जी। तो ये आपको मतलब स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टाई और F1 पार्टिकल। और ये फिर जो यहाँ पे जो खाली वो है एक लिक्विड सा है, इसको हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इनर, हैदर क्या कहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एक्चुअली ये जो सारी मैट्रिक्स है और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, दे कंटेन सर्टेन एंजाइम्स एंड सर्टेन मटीरियल्स। देखें, आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं, पहला नहीं ग्लाइकोलिसिस नहीं, दूसरा कौन सा था, क्रेब्स साइकिल, और तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये दोनों इसके अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर होते हैं। और उनके अंदर जितने एंजाइम, वो आपने पढ़ा भी हुआ है प्रोसेस, और आगे इसमें भी पढ़ लेंगे, तो उसके अंदर जितने एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द, दे आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड F1 पार्टिकल्स। अब लास्ट बात, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इस बात का क्या मतलब है सर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है, दे कैन डिवाइड देमसेल्व्स, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, नॉट न्यूक्लियस, दे हैव देयर ओन DNA। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद डिवाइड करते हैं, देयर डिवीजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिवीजन ऑफ द सेल, बट देयर राइबोसोम्स आर जस्ट लाइक बैक्टीरियल राइबोसोम। याद है मैंने कहा था बैक्टीरियल राइबोसोम 70S होता है,
छोटा होता है साइज में, जब राइबोसोम पढ़ाया था। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S 80S होता है, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है दे आर 70S एंड दे आर प्रोकैरियोटिक सेल की तरह के। और इसी तरह इनका अपना डीएनए भी है, अपना न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम इनको ऐसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और आगे प्लास्टिड जो आएंगे क्लोरोप्लास्ट, हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया दे बिहेव लाइक प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड एन यूकैरियोटिक सेल। यानी ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं लेकिन दे बिहेव लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर। इसीलिए लेकिन एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जो इंसान का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो उसकी मां के साथ मिलता होता है 100%, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके पास अपने कोई ऑर्गेनल नहीं होते। तो जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के ऑर्गेनल हैं वो सारे एग सेल के होते हैं, वो मां की साइड से आते हैं। तो अगर उनका अपना कोई डीएनए है तो वही 100% उस बंदे की कॉपी होगा। समझ आ गई जनाब? तो इसमें कोई और चीज़ रह गई हो तो आप फिर कल मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।